वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार, डीडी बिहार के इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में जो हमारा विषय है वो है बैंकों में कैरियर, यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी छात्र या छात्राएं इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है और किस तरीके से आप कह सकते हैं कि मेहनत करके वो एक अपना शानदार भविष्य इसमें बना सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैरियर मोटिवेटर सुजीत कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पिंकी जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 एक बार फिर से दर्शकों को नंबर बता दें, 18003456 और अब बिना विलंब के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जैसा कि आज का हमारा विषय है कि बैंकों में कैरियर, यानी कि जो भी छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि वो अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं? पिंकी जी, सबसे पहले दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। और चूंकि आपने ये करियर का मुद्दा रखा है तो मैं पहले बता दूं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो उसके प्रति रुचि और रुझान पैदा करना होगा और वेरी फ्रॉम 9th आपको ये देखना होगा कि हमको इसके प्रति रुझान है या नहीं है। तो बैंक में जाने के लिए यदि रुझान उत्पन्न हो रहा है, रुचि उत्पन्न हो रही है, तो पहले आप निरीक्षण कर लीजिए और आपके अगल बगल में जो बैंक हैं उसमें जाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझिए। और अगर बैंकिंग से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हैं जो आपके परिवार में हो या आपके जान पहचान में हो तो उनसे ज़रा अनुभव साझा कर लीजिए और ये धीरे धीरे आपको उसमें रुचि पैदा कर देगा। अब रुचि पैदा कर देगा तो निस्संदेह ये बहुत अच्छा फील्ड है और इसमें आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और प्रतिष्ठात्मक रूप से एकदम विकल्प खुले हुए हैं जी। बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें। जो इस क्षेत्र में छात्र छात्राएं आना चाहते हैं, युवा वर्ग के साथी जो आना चाहते हैं, 10वीं के बाद या फिर 12वीं के बाद किस तरीके से तैयारी करने की जरूरत है? देखिए, अगर रुचि पैदा हो गई, रुझान पैदा हो गया तो उनको पहले अपने जमीर को देखना होगा। विवेक उनका क्या कहता है। जमीर के आधार पर वो अपनी जमीन तलाशेंगे कि अब बंजर भूमि पे अचानक तो खेती नहीं की जा सकती है। तो जब वो अपना तैयार कर लेंगे पृष्ठभूमि के हमको उसकी ओर जाना है, तो वो किसी भी स्ट्रीम से अगर स्नातक पास कर लेते हैं, किसी भी स्ट्रीम से, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मैं आर्ट्स से हूँ, मैं साइंस से हूँ, मैं वाणिज्य से हूँ, किसी भी स्ट्रीम से अगर वो स्नातक कर जाते हैं तो वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। पहले पूर्व में ये बैंक क्लर्कल के लिए जो एग्जाम होता था उसमें सिर्फ 10+2 वाले भी आ जाते थे, लेकिन अब क्लर्कल के लिए भी अब स्नातक होना बहुत आवश्यक हो गया है। लेकिन जो मेरी सलाह है एज ए करियर मोटिवेटर, मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि 10th तक तो आप बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिए, मैथमेटिक्स पे आपका बहुत कमांड होना चाहिए और उसके बाद अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं 10+2 या स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें मैथमेटिक्स से ओरिएंटेड जो भी इनपुट आता हो उस विषय की पढ़ाई करेंगे तो ये एक बेहतर विकल्प होगा और आप आसानी से बैंक में अपना करियर स्थापित कर पाएंगे। अगर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का हम जिक्र करना चाहें तो 12वीं के बाद क्या लगता है कि जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें किस सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए? देखिए, 12वीं के बाद मैंने पहले भी कहा कि गणित का इनपुट जिस सब्जेक्ट में हो वो चूज करें तो बेहतर होगा, आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। जैसे आईएससी मैथमेटिक्स से कर लें, आईए स्टैटिस्टिक्स से कर लें या इंटर कॉमर्स हो, उसके बाद आप बीकॉम कर लें, बीए स्टैटिस्टिक्स से कर लें, बीएससी मैथमेटिक्स कर लें। ये आपके विकल्प को और ज़्यादा फैला देगा, बढ़ावा दे देगा। रोजगार के उद्देश्य से बैंक के प्रकार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, रोजगार के उद्देश्य से बैंक के 3 प्रकार हैं। हमारे यहाँ प्रचलित बैंक हैं उसमें सरकारी बैंक है, निजी बैंक है और विदेशी बैंक है। सरकारी बैंक जिसमें सरकार का स्वामित्व ज़्यादा है, निजी बैंक जिसमें निजी लोगों का स्वामित्व ज़्यादा है और विदेशी बैंक भी हमारे यहाँ है। चूँकि विदेशी बैंकों का वो जो प्रचलन है वो विदेशों में होता है, लेकिन उसकी शाखाएं हमारे भारत में हैं। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह हो गई, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई, आपको संघाई की बैंक है, जो HSBC बैंक है वो चाइना से जो ओरिएंटेड है वो यहाँ हमारे यहाँ प्रचलित है।
तो अब सरकारी जो बैंक है उसमें सरकार का स्वामित्व ज़्यादा है, और निजी बैंक जैसे यस बैंक, पंजाब, ये आपको हो गया कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक इत्यादि सब निजी बैंक हैं। तो बैंक का बढ़ता दायरा, चूंकि अब सारा कुछ डिजिटल हो गया है, आर्थिक रूप से हम समृद्ध भी हो रहे हैं, तो आर्थिक परिचालन के लिए बैंकों का होना बहुत आवश्यक हो गया। तो उसमें सरकारी बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक तीनों मिल करके छात्रों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने 3 बैंकों का जिक्र किया, इसमें थोड़ा अंतर भी जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सरकारी बैंक सरकार का स्वामित्व ज़्यादा होता है, और निजी बैंक में निजी लोगों का उसमें योगदान ज़्यादा हो जाता है, उनका शेयर होल्डर होते हैं वो निजी लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और विदेशी बैंकों का प्रचलन विदेश में हो रहा है, लेकिन उसकी शाखाएं सिर्फ भारत में। जी, सरकारी बैंकों में रोजगार के अवसर किस किस के लिए हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी है। सरकारी बैंक में ऐसे जनरल रूप से जितने भी लोग स्नातक करते हैं, सामान्य रूप से, उस सबके लिए है। सभी छात्र छात्राएं जो स्नातक पास कर जाते हैं उनके लिए भी है, और उनके अलावा जो हमारे भारतीय सेना से रिटायर्ड लोग होते हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड लोग होते हैं, नेवी से रिटायर्ड लोग होते हैं, उनको सैलरी प्रोटेक्शन दिया जाता है जी। और उनका एक विशेष कोटा दिया जाता है जिसके अंतर्गत वो बैंकों में सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद कुछ लोग 17th ईयर के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, कोई 20 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उन लोगों के रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ जाएं, तो उनको भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक विशेष आरक्षण दिया है कि 10% या 8% जो भी आपका सीट निकलता है उसके मुताबिक उनको आरक्षण दे दिया जाएगा कि आप इसके अंतर्गत आएंगे, और फुल सैलरी प्रोटेक्शन के साथ उनका नियोजन उसमें होगा। अगर कोई सरकारी बैंक में ही रोजगार पाना चाहता है, जी, चाहे छात्र हो या छात्राएं हो, तो उसके लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है? सरकारी बैंक में रोजगार प्राप्त करने के लिए आपको पहले माइंडसेट तैयार कर लेना है कि हमको सरकारी बैंकों में जाना है। ठीक है। तो अब 10th के बाद आपने 12th किया, 12th के बाद स्नातक किया। स्नातक जब आप पार्ट 2 में रहेंगे, मतलब 4th सेमेस्टर पास करने के बाद आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। ठीक है। इसके एग्जामिनेशन IBPS के द्वारा लिया जाता है, SBI के द्वारा लिया जाता है और RBI के द्वारा लिया जाता है। IBPS 2 पार्ट में इसको लेता है, एक नेशनलाइज्ड बैंक के लिए लेता है और एक RRB के लिए। RRB रीजनल रूरल बैंकिंग के लिए लेता है। ठीक है। तो इसमें 2 तरह के पोस्ट होते हैं, क्लरिकल और एक बैंक PO। जी। क्लरिकल को आजकल असिस्टेंट कहा जाने लगा है और बैंक PO को मैनेजर कहा जाने लगा है। तो इसमें एक PT का एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो PT, मेंस, इंटरव्यू। क्लरिकल में इंटरव्यू ना होकर के आपके इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है। अच्छा। तो इस प्रकार आप देखेंगी कि सरकारी बैंक में कई चरण में एग्जामिनेशन होते हैं, और उसमें चयन हो जाए इसके लिए आपको बेहतर तरीके से प्रयास करना होगा, कॉन्सेप्चुअली बिल्ड करना होगा, सकारात्मक पहल रखनी होगी। उसके लिए किस तरीके से तैयारी करने की जरूरत है छात्र छात्राओं को? देखिए, उसमें 4 पिलर होते हैं। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, संख्यात्मक योग्यता जिसको कहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी होती है, तार्किक योग्यता होता है, इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा होती है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस होता है, सामान्य अध्ययन जिसको आप लोग कहते हैं, सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं, और कंप्यूटर की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि इसमें सबसे बड़ा समय का विकल्प होता है, एक क्वेश्चन को आपको 30 या 36 सेकंड में बनाना रहता है। ठीक है। अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग मार्क्स निर्धारित हैं, जो आगे हम चर्चा के दौरान बताएंगे आप लोगों को। लेकिन मान लीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप तैयारी कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस दिया जा रहा है या 25 क्वेश्चंस दिया जा रहा है, मान लो 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो उसके लिए आपको मात्र 25 मिनट्स अलॉटेड होता है। जी। ठीक है। तो आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये स्किल आपको डेवलप करना होगा। जी। एक बार फिर से चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं, तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18003456 171। एक बार फिर से दर्शकों को नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। सर, अगला सवाल थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे कि सरकारी बैंकों में कौन कौन से पदों की परीक्षा आयोजित की जाती है? सरकारी बैंकों में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक। सहायक की परीक्षा, बैंक क्लर्क की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका आयोजन IBPS PO, IBPS के द्वारा और SBI के द्वारा अलग अलग किया जाता है। SBI ऑटोनोमस बॉडी है। इसके बाद बैंक PO के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। RRB के लिए एक अलग से परीक्षा कंडक्ट की जाती है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, RBI के लिए एक अलग से परीक्षा कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा आप स्पेशलिस्ट अफसर के लिए उसमें परीक्षा ली जाती है। तो हम स्पेशलिस्ट अफसर के बारे में बताएंगे। तो बैंक क्लर्कल के लिए 3 पार्ट में परीक्षाएं ली जाती हैं।
फर्स्ट पार्ट आपका होता है पीटी, प्रीलिम्स जिसको कहते हैं, उसमें आपका 3 सब्जेक्ट मायने रखता है। उसके बाद मेंस में जाते हैं। मेंस के निकल जाने के बाद जब उसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज की परीक्षा होती है, इंग्लिश स्कूल को पास करना होता है, तब आप बैंक क्लर्क की परीक्षा में। आपने कहा कि 3 सब्जेक्ट का आपने जिक्र किया, वो सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। कौन-कौन से सब्जेक्ट? हाँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अच्छा, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अलावा कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस की इसमें तैयारी महत्वपूर्ण है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र का जिक्र करें, भाषा का, तो भाषा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, चाहे इंग्लिश की बात करें चाहे हिंदी की बात करें। क्या लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में जो जाना चाहते हैं और जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनको इंग्लिश पे कितना कमांड होना ज़रूरी है? हम इस पे चर्चा सर करेंगे, माफ़ी चाहेंगे। कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं ये बताइए। हाँ मैम, हर्ष भार्गव दतिया जिले से बात कर रहा हूँ। जी, दतिया जिले से बात कर रहा हूँ, नाम हर्ष भार्गव। जी आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई बच्चा अध्ययन तो टाउन करने। एक बार फिर से सवाल दोहराइए आप अपना। हेलो हेलो। हाँ जी, एक बार फिर से आप अपने सवालों को दोहराइए। ये है मैम मेरा सवाल कि बच्चा जब अध्ययनरत हो तो उसे होम टाउन में रहकर पढ़ाई करना चाहिए या उसको माइग्रेट करके बाहर तैयारी करनी चाहिए? उसको होम टाउन में रहकर पढ़ाई करनी चाहिए या फिर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल हाँ। है। पहले पटना एक केंद्र हुआ करता था, जी, ठीक है, अब विकेंद्रीकरण हो गया है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। बच्चा कहीं भी रह के पढ़ाई करे, चूंकि ऑनलाइन सिस्टम भी बहुत आ चुका है, ऑनलाइन में पढ़ाई होने लगी है, तो सबसे पहले ये आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। आप होम टाउन में ही पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, एक रूटीन बनाइए कि हमको इतने घंटे इस पर ध्यान देना है, ठीक है, और इतने घंटे पर जो हमको मेहनत करनी है उसमें आप वो दिशा निर्देश लें अपने शिक्षकों का, या आपके द्वारा आपने जहाँ से अध्ययन करने का प्रयास किया है, जिस माध्यम से, चाहे ऑफलाइन माध्यम से कर रहे हैं या ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हो, उन्होंने जो अपना सुझाव दिया हो उस सुझाव के अनुसार काम करें। मेरा सुझाव आपको है कि अगर यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप होम टाउन में ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो होम टाउन में ही रह करके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उनको खुद से सेलेक्ट कीजिए और चैप्टर वाइज अरेंज कीजिए, कंपाइल कीजिए और बनाइए। थोड़ा उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा शुरुआती 3 महीने में, और उसके बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस उभरेगा वो किसी दूसरे शहर जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रैक्टिस की आपने बात कही कि एक सेट बनाकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मॉक टेस्ट में लोग जाते हैं, तो मॉक टेस्ट में बहुत सारे एरर भी होते हैं। जो बाजार आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है उसमें एरर इतने हैं कि आप एरर पे इतना प्रैक्टिस कर जाते हैं कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपका एरर डिलीट ही नहीं हो पाता है, और आप एरर पर एरर करके क्वालिफाई हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, चाहे ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हो जाए चाहे ऑफलाइन माध्यम से उपलब्ध, तो एग्जाम्स के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज संकलित कीजिए, कलेक्ट करिए। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का सारा क्वेश्चन इन ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया उसको एक जगह कलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए उसको बनाते हुए कि हमको किस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक क्वेश्चन को विदिन 36 सेकंड के अंदर बनाने का प्रयास कीजिए। घर पे उसको 30 सेकंड के अंदर बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में 36 सेकंड में आपका बन जाए। ठीक है। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि रूटीन बना के पढ़ने की जरूरत है। सर, क्या वाकई में रूटीन बना के पढ़ने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है कि वो बिना रूटीन के पढ़ते। बहुत सारे बच्चों का मानना है कि नहीं, हम रूटीन बना के पढ़ेंगे, इतने घंटे पढ़ाई करेंगे तभी हम इस चीज़ की परीक्षा को निकाल सकते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा यही मानना है कि बच्चों को रूटीन बनाना चाहिए। रूटीन बनाने का ये मतलब नहीं है कि 8 से 10 ही मुझे पढ़ना है। मान लीजिए आपके पास 4 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट के लिए आपने 2-2 घंटा अवॉर्ड किया कि पर डे हमको पढ़ना है, तो आप जिस समय पढ़ना चाहें उस दिन आप पढ़िए। 2 घंटे आपको उस सब्जेक्ट पर देना ही देना होगा जी। आप घूम लीजिए, टहल लीजिए, गंगा किनारे चले जाइए, उसके बाद आइए, फिर भी आप बैठ करके 2 घंटा उसको पढ़िए। मतलब इन डे, पर डे अगर आपको 8 घंटा अवॉर्ड करना है अपने सब्जेक्ट पर तो उतना देना होगा जी, चाहे आप वो जिस समय हाँ, ठीक है। ओके सर, हम लोग भाषा पे बात कर रहे थे और मेरा सवाल ये था कि भाषा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें। खासकर इंग्लिश जो है वो
एक बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ बना रहा है, आप कह सकते हैं। तो क्या लगता है बैंकिंग सेक्टर में जो छात्र छात्राएं जा रहे हैं उनके लिए इंग्लिश का नॉलेज होना कितना इंग्लिश जरूरी का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। और सबसे पहले मैं भाषा की जब आपने बात की है तो मैं बताऊं कि आम बोलचाल की भाषा से प्रतियोगितात्मक परीक्षा की बोलचाल की भाषा अलग होती है। आपको कंसेप्चुअल होना होगा, स्टेटमेंट्स को सिंथेसिस करना होगा। कथन को जितना आप तोड़ेंगे उतना समझेंगे। जैसे एक अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ जी। हर गार्जियन हर अभिभावक कहता है, अब बच्चे से पूछता है क्या जी तुम्हारा शर्ट पैंट छोटा हो गया, तो उसका शर्ट पैंट थोड़ा ही छोटा होता है, वो बच्चा लंबा होता है। बनी हुई सब्जी में आपने घर में सब्जी बना डाली है और बनी हुई सब्जी में आप 2 कप पानी डाल दें किसी गेस्ट के आ जाने पर, तो आम बोलचाल की भाषा है कि नमक कम गया, जबकि नमक नहीं कमता, उसमें नमकीनापन कमता है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप जानना चाहेंगे तो नमक मटेरियल नाउन होता है और नमकीनापन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक देयर, आप वहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अब इतना बड़ा ब्लंडर अगर आप एग्जामिनेशन में करेंगे तो आप अपने एरर को ओमिट नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने एरर को ओमिट नहीं कर पाएंगे, एरर पर एरर करते चले जाएंगे। सर आपका एग्जाम्पल हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। हम संजय कुमार बोल रहे हैं जी नालंदा से। जी बोलिए संजय जी, आपका सवाल क्या है? हिंदी मीडियम में बैंकिंग की तैयारी की जा सकती है? हिंदी मीडियम में किस चीज़ की तैयारी? बैंकिंग की। जी संजय जी, हिंदी मीडियम में बैंकिंग की तैयारी पूर्ण रूपेण की जा सकती है। सिर्फ आपको भाषा के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता होगी, वो भी अगर आप ग्रामीण बैंक में जाना चाहेंगे तो वहाँ भाषा का माध्यम हिंदी रखा गया है। तो ग्रामीण बैंकों में बैंक क्लर्क और बैंक पीओ दोनों का एग्जामिनेशन लिया जाता है। नेशनलाइज बैंक में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी, इंग्लिश ग्रामर की जानकारी यदि आपको है तो आप किसी भी बैंक के लिए फाइट कर सकते हैं। लेकिन केवल हिंदी की जानकारी है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप ग्रामीण बैंक का फॉर्म भरिए, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। वो बेहतर ऑप्शन होगा, चूंकि उन्होंने पूर्णतः हिंदी मीडियम से की बात की है। तो हिंदी हमारा बहुत ही सशक्त माध्यम है और हिंदी को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। सर सरकारी बैंकों में चयन की प्रक्रिया क्या है? सरकारी बैंकों में स्पेशली कर जाना चाहिए। सरकारी बैंकों में चयन की प्रक्रिया है, पहले अनाउंसमेंट किया जाएगा आपके वैकेंसीज का, नंबर ऑफ वैकेंसी डेवलप किए जाएंगे और उसके बाद इसकी प्रक्रिया अगस्त से शुरू हो जाती है। अमूमन अगस्त से शुरू होती है, फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। अब प्रीलिम्स अगर आप पास कर जाते हैं तब आपको मेंस देना होता है। अब आपने किस कैटेगरी के लिए फॉर्म भरा है, अगर क्लरिकल कैटेगरी के लिए फॉर्म भरा है तो मेंस के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी ले ली जाती है आजकल, जो अभी पैटर्न चल रहा है। और बैंक पीओ में फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू माध्यम होता है और उसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको देना होता है। यदि क्वालिफाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के नाम से बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। देखिए, इंटरव्यू तो एक आपका प्रोफेशनल टेस्ट है। आप पब्लिक को कैसे डील कर पाते हैं, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो मैं आपको कैसे फेस कर पा रहा हूँ, आपके प्रश्नों से मैं कहीं घबरा तो नहीं रहा हूँ, जानकारी ली जाती है। इंटरव्यू एक औपचारिकता मात्र होता है। इंटरव्यू से आपको बिल्कुल कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप शिष्टाचार शिष्ट रूप में जाएं, बातचीत करें, जिन बातों की जानकारी आपको नहीं हो उसको कायदे से इग्नोर कर दें। ठीक है। एक आसान सा तरीका जिससे चयन की प्रक्रिया पूरी कर सके छात्र छात्राएं, क्या लगता है कौन सा होगा? देखिए, आसान सा तरीका यही है इसमें कि आपको धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे आपको बढ़ना होगा। और अगर आपने अपने अंदर इजी रिपीटेड एंड डिफिकल्ट ओमिटेड का ख्याल रखा तो आप समझिए कि इस चयन प्रक्रिया में पास नहीं कर पाएंगे। सर रोकना चाहूंगी, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हैं? हाय मैम, मैं राहुल कुमार बात कर रहा हूँ वैशाली से। जी राहुल, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा ये सवाल था, मेरा सवाल ये था, तो भी का तैयारी करते हैं तो हम लोग का मॉर्निंग या फिर इवनिंग जो क्लास होती है उसमें ना बहुत सारा जो भी एरर हम लोग का आता है, तो हम लोग
वो एरर से कैसे काम कर सकते हैं और कैसे implement कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो भी होता है तो मॉर्निंग में हम लोग जब भी करते हैं तो वो फ्रेश सेशन होता है, बट इवनिंग का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब हम लोग क्लास ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। राहुल जी माफ़ी चाहेंगे, एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? मेरा सिंपल एक सवाल है मैम, जो हम लोग का जो यूपीएससी का या फिर कोई भी सेक्टर में जब जो भी। जी। यस मैम, मेरा ये सवाल था कि जो भी स्टूडेंट जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट हो या फिर इवनिंग शिफ्ट हो, तो जो भी एरर्स आते हैं लोग लाइक ऑनलाइन सेशन पे या ऑफलाइन सेशन पे, तो एरर्स पे हम लोग कैसे फोकस करें और कैसे इम्प्रूवमेंट करें? जी, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो एरर होते हैं, ठीक है, उसको ये लोग कैसे ठीक करें, कैसे फोकस करें, इनका सवाल ये है। राहुल जी, चूंकि आप अगर गूगल बेस्ड होंगे, केवल मोबाइल पे आप फोकस करेंगे, तो उससे आपका एरर उम्मीद नहीं होगा। अगर एरर हो रहा है तो किस लिए एरर हो रहा है, किसके कारण एरर हो रहा है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। यदि आप क्लास कर रहे हैं तो आप क्लास के शिक्षक से एरर कंप्लीट डिस्कस करें, और अगर ऑनलाइन जान रहे हैं तो ऑनलाइन में बहुत सारी गलतियां हैं। अब आप किसी मुद्दे को लेकर के गूगल पर आप सर्च करेंगे तो देखेंगे कि उसी का कई जगहों पर कई आंसर दिया हुआ है, अलग अलग तरीके तो इसको आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही सलाह होगा कि आप केवल मोबाइल मन बनना के एक मतलब जो टेक्स्ट बुक होता है उसका कलेक्शन करें और टेक्स्ट बुक में टॉपिक्स को देखें, तो उससे आपको एरर उम्मीद करने में आपको सहायता हो जाएगी। जी सर, पहले की तुलना में बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा लड़कियों पे चर्चा करना चाहेंगे। क्या लगता है, उनकी रुझान बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रहता। जी, लड़कियां आज भी तैयारी कर रही हैं, उस वक्त भी तैयारी करती थी। चूंकि अब दायरे बहुत हो गए, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, तो सरकारी बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक, मैंने पहले ही कहा कि 3 तरह के बैंक हैं जी। और अब चूंकि पढ़ाई का स्तर भी बहुत ऊंचा उठ चुका है, लड़के अब करियर के प्रति आसान्वित हो जाते हैं जस्ट 10th के बाद। तो किसी ने अपना रुख इंजीनियरिंग की ओर मोड़ दिया, किसी ने मेडिकल की ओर मोड़ दिया, किसी ने बैंक की ओर मोड़ दिया, किसी ने MBA की ओर मोड़ दिया। अब मान लीजिए आप, अब चूंकि कैंपस सिलेक्शन भी हो रहा है, आपने कॉमर्स से पास किया, मान लीजिए मगध महिला से पास करी हैं, तो मगध महिला में ही बहुत अच्छे अच्छे बैंक आपको आकर हायर करके ले के चले जाते हैं, तो उनको तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, वहीं से उन्होंने बैंकिंग ज्वाइन कर लेती हैं। तो लड़कियों का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी आप बैंकों में जाती होंगी तो देखती होंगी कार्य कर रही हैं। तो इससे ये मान लेना कि उनका रुझान कम हुआ है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जी, निजी बैंक की तुलना में जो अभ्यर्थी है सरकारी बैंकों को तरजीह क्यों देते हैं? ये भी सबसे पहले तो मैं एक आम धारणा बता दूं, हिंदी भाषी क्षेत्र में सरकारी नौकरी को ही प्राथमिकता दी जाती है। जी, आखिर सर ऐसा क्यों? ये माइंडसेट है हमारे यहाँ। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो सरकारी बैंक हैं वो अस्थायित्व प्रदान करते हैं। निजी बैंकों में कब उनके जो HOD होंगे आपको निकाल देंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरकारी बैंक में अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, देखिए गवर्नमेंट जॉब में हमारा संविधान कहता है कि अगर आ गई, एक तो जॉब लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर जॉब मिल गया तो निकालना सरकार को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक स्थायित्व आ जाता है। इसमें कई सुविधाएं भी हैं, जैसे आपका EPFO होगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पेंशन की योजना है, हाउस रेंट है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो बातें होती हैं वो होता है। आपको इस पर जब आप लोन लेंगी, जब बैंक कर्मचारी हो जाएंगे, तो मान लीजिए मैं आम आदमी हूँ, मैं पर्सनल लोन लेता हूँ तो मेरे को 12%, 11.4, 11.6% इंटरेस्ट पे मिलेगा। लेकिन अगर वो लोन लेंगे तो 4% और 6% सिंपल इंटरेस्ट उनको देना होगा। तो एक लिक्विडिटी कह सकते हैं कि बड़ा ही उसमें विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों को लगता है कि एक बहुत क्रीम पोस्ट है, मैं इसको ज्वाइन कर लूँ तो इससे मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। बैंकों में अलग अलग विभाग होते हैं, उनमें रोजगार के किस तरह के अवसर हैं? देखिए, बैंकिंग में कई विभाग हैं। एक तो मैंने पहले ही कहा कि एक सामान्य विभाग है, जैसे बैंक क्लरिकल, बैंक PO। लेकिन जो टेक्निकल डिग्री लेकर आते हैं, जैसे BSc IT ले लें या IT से BTech कर जाएं, MBA होल्डर हों, इसके अलावा एग्रीकल्चर से अगर आपने BSc किया है, तो उन सब के लिए अलग अलग विभाग है और एग्ज़ाम अलग अलग कंडक्ट किया जाता है और अलग अलग मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोफेशनल टेस्ट होता है। बाकी 4 पेपर तो होंगे ही, और प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा और उस प्रोफेशनल टेस्ट में आपको पास करना होगा। मान लीजिए उसमें 40 मार्क्स का टेस्ट होगा तो 40 मार्क्स आपको उसमें आना चाहिए। जी, पहले की तुलना में अगर अब की बात करें तो बैंकों में नौकरी पाना
आसान हो गया है या फिर मुश्किल आपको क्या नहीं, पहले से अब मुश्किल हो गया है। और पहले भी ये कठिन नहीं था, जिस दौर का जो होता है उस समय वो उसको वही कठिन लगता है। लेकिन अब चूंकि कई रेंज में इसका एग्जाम, बहुत सारे बच्चे हैं क्वालिफाई करके, और नेशनल स्तर का एग्जामिनेशन होता है, तो बैंक में फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरा जाने लगा है, सीट्स कम गई है, सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है, सरकारी बैंकें कम रही हैं, निजी बैंकों की तरफ उन लोगों का रुझान ज़्यादा हो रहा है पूजा जी। तो ये थोड़ा टफ हो गया है। लेकिन टफ होने के बावजूद अगर जिसके पास कॉन्सेप्ट है, हमने पहले कहा कि जिसके पास अवधारणा है वो कतई इसको कठिन नहीं मानता, आसानी से इसको क्रैक कर लेगा। बट आपको लकीर से हटना होगा, आपको अपनी सोच की दिशा बदलनी होगी। थोड़ा सा निजी बैंक का भी जिक्र करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि उसमें किस तरीके से नौकरी पा सकते हैं। देखिए, निजी बैंक में एक निजी बैंक तो खुद अपना एग्जामिनेशन लेती है, उसमें पास करना होता है जी। और एक निजी बैंक एग्जामिनेशन लेने के बाद यदि आप पास करती हैं तो डिप्लोमा इन बैंकिंग का कोर्स करवाता है 1 साल का। उसके बाद शर्तिया आपको उसमें नौकरी मिलने जा रही है। ठीक है, तो वो कोर्स अगर 1 साल का कर लेते हैं तो आप किसी भी, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI हो गया, यस बैंक हो गया, ये सब सारे निजी बैंक है, कोटक महिंद्रा हो गया, तो जब आप जी वो करते हैं कि मतलब डिप्लोमा कर लेते हैं बैंकिंग में, वो बैंक ही करवाती है, उसके खर्चे से आपको करना है जी। और करने के बाद आपको उसमें शर्तिया नौकरी लगेगी। पैकेज क्या होगा वो आपके अपनी गुणवत्ता पर डिपेंड करेगा, आपने उसमें कितना अपना योगदान दिया, कितना उच्च आपको मार्क्स आया है, उच्च अंक आया है, उसके आधार पर आपका पैकेज डिसाइड किया जाएगा। जी। लेकिन सरकारी नौकरी बैंक में सबों के लिए समान पैकेज होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और दर्शकों को इतनी तमाम जानकारी साझा की इसके लिए। जी पूजा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार और आभार। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ही निराश न हो, तैयारी मन से करें और संकल्पित होकर करें तो निश्चित ही सफलता आपके हाथ लगेगी। जी, तो आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।